हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में कॉलरोश लॉ हम पढ़ चुके हैं और कॉलरोश लॉ का बेसिकली एक एप्लीकेशन भी हमने किया था। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को आज हम पढ़ेंगे और वापस से कॉलरोश लॉ को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉलरोश लॉ बेसिकली क्या बोलता है? कॉलरोश लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें चाहे मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इसके आयंस की वजह से आती है। बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा किसी भी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का। एकदम सही है। तो इसमें फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट अपने पास आता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बेसिकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसमें प्रेजेंट जितने भी कैटायंस और जितने भी एनायंस है उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किसके बराबर होगा? इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जितने भी कैटायन हैं उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बात यहां पे क्या आ जाती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात क्यों की जा रही है? ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात किस लिए की जा रही है? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करोगे तो ये जो फॉर्मूला है दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डाइल्यूशन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वॉल्यूम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में शुरुआत में मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर मिलाया पानी का और थोड़ी देर बाद 10 लीटर मिलाया, तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा ही 100% डिसोसिएशन होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि शुरुआत में जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होगा, उस समय पर इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोशिएट होगा। कम डिसोशिएट होगा तो कम आयंस होंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम आएगा। लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो आयंस की प्रेजेंस क्या होगी? ज्यादा आयंस की प्रेजेंस की वजह से उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप निकाल पाओगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि दोनों 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। सही है। लॉ बड़ा सिंपल है कि कैटायंस और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम कर दिया जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब बात यह आती है कि चलो यहां से तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ सकती है, मोलर कंडक्टिविटी का क्या? मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की कैसे लाओगे? तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला है और चाहे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप भी आंसर आ सकता है। क्या रिलेशनशिप होता है अपने पास कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी? कैटायन की, एनायन की या इलेक्ट्रोलाइट की? किसी की भी, जिसके लिए आपको निकालना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप निकालना चाहते हो मोलर कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर क्या होता है? टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक ले लो। या अगर कैटायंस और एनायंस पे डील करना चाहते हैं तो यहां पर भी कैटायंस और एनायंस का एन फैक्टर क्या होता है? कैटायंस के लिए पॉजिटिव चार्ज और एनायंस के लिए नेगेटिव चार्ज। तो चाहे तो इस रिलेशनशिप से भी मोलर कंडक्टिविटी आ सकती है कि पहले आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो फिर मोलर कंडक्टिविटी इस रिलेशनशिप से ले आओ। या फिर एक फॉर्मूला अपने पास और होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, सीधा ही निकालना है, तो आपको कैटायंस और एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी आनी चाहिए और फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लस फॉर्मूला अपने पास बनेगा कि कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका सम करेंगे लेकिन इनकी मोलर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके रखेंगे जितना इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास कैटायन है या एनायन है। लेट अस से कि कैटायन 2 है, एनायन भी 2 है, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इस तरीके से नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आती है। ठीक है। अब इसका पहला एप्लीकेशन अपने क्या पढ़ा था? सिंपल है बहुत।
पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि कैटायंस और एनायंस का अगर आपको कंडक्टिविटी दिया जाए, चाहे मोलर कंडक्टिविटी दिया जाए चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया जाए, कैटायंस और एनायंस की कंडक्टिविटी से आप चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इस पहली एप्लीकेशन पे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था, तो उसी क्वेश्चंस को करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट एप्लीकेशन को, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है ये फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए ही लिखा हुआ है। यहां पर कैटायंस और एनायंस की कंडक्टिविटी दे रखी है और एक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास अमोनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इसका जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन जो होगा उसमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। वैसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कंडक्टिविटी मोलर या इक्विवेलेंट यूजिंग कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी का यूज करते हुए पूरे इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यहां पर आपके पास अब क्वेश्चन देख लीजिए, किसी का मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, किसी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है और इलेक्ट्रोलाइट अपने पास अमोनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है। यहां कौन सा आयन प्रेजेंट है? अमोनियम आयन। कितने अमोनियम आयन? 2। सिमिलरली सल्फेट आयन प्रेजेंट है। सल्फेट आयन अपने पास कितने? 3 1 4। एल्यूमिनियम आयन अपने पास कितने है? 2। और बाकी क्या है? 24H2O। तो क्या 24H2O का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वाटर का जो कंडक्टिविटी होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप का ही होता है। और ऐसे मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो क्या इसकी कंडक्टिविटी ऐड करनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वाटर में ही तो मिक्स करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा उस एक्वस सॉल्यूशन में पानी तो पहले से ही है। तो ऐसा थोड़ी कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है हर किसी की आप कंडक्टिविटी ऐड करने बैठोगे। पहली बात तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर का जो कंडक्टिविटी होता है इन कंपैरिजन टू एनी कैटायन और एनी एनायन नेग्लिजिबल टाइप ही है। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे, इसको वाटर में मिक्स करेंगे, तो वहां तो वाटर ऑलरेडी बहुत सारा है। तो क्या वाटर की कंडक्टिविटी इसमें ऐड करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल ही होती है। आंसर अपना कैटायन और एनायन से ही आएगा। तो बताइए इसकी मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का? जितना भी कैटायंस है उसका मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय कैटायन के नंबर प्लस एनायन के नंबर मल्टीप्लाइड बाय जितने भी एनायंस हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी। कैटायन अपने पास कितना है? 2 है और एनायन अपने पास कितना? एक ही टाइप का है। आगे बढ़ते हैं, अमोनियम आयन की बात कर लेते हैं। अमोनियम आयन का आपको क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टिविटी। अमोनियम आयन कितना है? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 प्लस। आगे सल्फेट आयन की बात कर लेते हैं। सल्फेट आयन अपने पास कितने हैं? 4। और सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप लिख लेता हूं मैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की वैल्यू से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। सल्फेट आयन के लिए एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 125 250 हो जाएगा इसका। प्लस एक और कैटायन है अपने पास एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ का क्या दे रखा है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं, एन फैक्टर इसका कितना है? 3। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये कितना हो जाएगा? 900। इसका मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा 900 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा? ये 1000 हो गया, 1800 हो गया, कितना हो गया? 1000 प्लस 1800 हो गया 2800, 3200 मोलर कंडक्टिविटी आ चुका है
एल्यूमिनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 24H2O इस इलेक्ट्रोलाइट का। अब ये बताइए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट तो आपको वैसे ही पता है, मोलर कंडक्टिविटी का क्या यूनिट होता है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या फिर यहां पर इन कैटायंस और एनायंस का जो भी यूनिट दे रखा है उसी यूनिट को मैं लिखूंगा। लेट अस से कि मैंने यूनिट दे रखा है पर ओम सेंटीमीटर पर मोल, तो ये तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, मोलर कंडक्टिविटी जिसका भी लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए पर ओम सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट, तो ये किसका यूनिट होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे हमें। यहां पर यूनिट लिख देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी की बात है तो पर ओम सेंटीमीटर पर मोल, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पर कैटायंस और एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट दिया हुआ होता पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल या पर इक्विवेलेंट, तो फिर वहां पे भी मेरे पास क्या आ जाता, मीटर स्क्वायर आ जाता, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और कोलरोश लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो भी काफी इजी है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी कैटायंस या एनायंस अगर आपके पास दिए जाए तो इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू से आप इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो, कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ओके, कोलरोश लॉ का सेकंड एप्लीकेशन अपने पास, पहले मैं पढ़ देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग क्या हो गया कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटीज की इन वैल्यूज को यूज करके आपको क्या करना है, किसी और इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है। तो बहुत आसान है। अगर ये वैल्यूज आपके पास दे रखी है अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर आपके पास है, मतलब कि इनके आयंस की कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इनके आयंस की कंडक्टिविटी की वैल्यू की मदद से आप चाहें तो डिजायर्ड इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। और ये सारा कुछ कब होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही कोलरोश लॉ हम लगा पाएंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसकी फॉर्म में इक्वेशन होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसकी फॉर्म में इक्वेशन होगी। एक क्वेश्चन भी अपने पास यहां पे, इस क्वेश्चन में सोडियम ऑक्सलेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट, इन तीनों का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है। इन तीनों इंफॉर्मेशन से आपको क्या बताना है कि ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो यहां इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट से कुछ इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन की मदद से मुझे ऑक्सैलिक एसिड का इक्वेशन लाना है। जो भी उसकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का। सारा कुछ कब होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तभी मैं कोलरोश लॉ को लगा के इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज की इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, यहां पर जो इक्वेशन बनाऊंगा मैं, वो किसकी फॉर्म में बनानी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में बनाओ आंसर तो आएगा, लेकिन इजी कैसे रहेगा, अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं तो कैटायंस और एनायंस की कंडक्टिविटी को उनके नंबर ऑफ कैटायन और एनायन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में तो जस्ट आपको क्या लिखना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस की बात आती ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में इक्वेशन बनाओगे तो ज्यादा इजी पड़ने वाला है, सही है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं पहले ऑक्सैलिक एसिड का, उसके बाद एन फैक्टर वाले रिलेशनशिप से मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो बताइए, तीनों गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं, उसके बाद डिजायर्ड इक्वेशन की मदद से ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लाते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका कितना दे रखा है 400, और Na2C2O4 का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, यहां पर प्रेजेंट कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैटायन कौन है Na+, एनायन कौन है ऑक्सैलेट आयन। सेकंड, H2SO4 में कौन प्रेजेंट है, H+ और सल्फेट आयन। तो इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सम किसके बराबर आना चाहिए 700, नहीं, H2SO4 का यहां पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी में n फैक्टर मतलब कि 2 का डिवाइड करेंगे तो इसकी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी, कितनी आ जाएगी 350। वापस से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही दे रखा है।
सोडियम आयन है यहां पे, और कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। इन सब की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर, दैट मींस 450 के बराबर होना चाहिए। आगे आते हैं, हमें डिजायर्ड क्या चाहिए। तो डिजायर्ड हमें है कि ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ऑक्जेलिक एसिड में कौन प्रेजेंट होगा, H+ एंड C2O4 2- आयन। तो बताइए ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ C2O4 2- आयन इज इक्वल टू, लेट अस से कि इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं x, और यहां पर ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगा। तो बताइए इन तीनों इक्वेशन की मदद से क्या डिजायर्ड इक्वेशन बन सकता है क्या? अगर आप डिजायर्ड इक्वेशन बना दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो डिजायर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H+ होना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन तो वैसे की वैसी रहेगी। सिमिलरली C2O4 2- होना चाहिए, इसका मतलब कि ये इक्वेशन भी ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो H+ और C2O4 2- आ जाएगा, साथ ही साथ और क्या आ जाएगा, Na+ भी आ जाएगा, सल्फेट भी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के सम में से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो Na+ विल कैंसिल आउट Na+, SO4 2- विल कैंसिल आउट SO4 2-। तो यहां से जो ऑपरेशन आपने करके डिजायर्ड इक्वेशन को बनाया है ना, वही ऑपरेशन इनकी वैल्यूज के लिए कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 350 750 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 300। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास x की 300। और इसी को क्या बोल सकता हूं, H+ और C2O4 2- की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम को किसके बराबर बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, H2C2O4 की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर बोल सकता हूं, विच इज 300। अब पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में एक रिलेशनशिप अपने पास है, और एन फैक्टर की मदद से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर कितना होगा, ऑक्जेलिक एसिड का टोटल कैटाइनिक चार्ज या टोटल एनाइनिक चार्ज विच इज 2। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 600। तो 600 विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। कितना किया अपन ने कि गिवन इक्वेशंस की मदद से डिजायर्ड इक्वेशन को बनाया। जिस भी तरीके से ये डिजायर्ड इक्वेशन बनाया गया वही ऑपरेशन आपने इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज के लिए कर दिया। उससे क्या हुआ, डिजायर्ड इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपके पास आ गई। उस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आपने निकाला है। कॉलरोश लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शियली डिसोशिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के लिए 100% ही डिसोशिएट होगा, और जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, वाटर ऐड करते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। यहां पर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए वैल्यूज क्या मिलेगी कि लेट अस से कि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको मिल जाए। कंडक्टिविटी मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों में से एक मिल जाए। और दूसरा एट कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दो कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी, या तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इन दोनों की मदद से आपको किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप देखें तो थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस से कि कॉन्सेंट्रेशन सी की बात कर रहा हूं मैं, और एक बात कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ऑलमोस्ट 0 होने वाला है, मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन सी पे क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन, और पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो आयंस की प्रेजेंस होगी कम। आयंस की प्रेजेंस कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी,
लेस, विच इज मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो वहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या इन दोनों की वैल्यू की मदद से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे बोल सकते हैं? पहली बात तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 ही आनी चाहिए कि जितने आयंस आपके पास डिसोशिएट हुए डिवाइडेड बाय कितने आयंस दे रखे थे, डिसोशिएट कितने हुए उसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, और कितने मैक्सिमम आयन डिसोशिएट हो सकते थे। 100% अगर डिसोसिएशन होता तो कितने नंबर ऑफ आयंस आते हैं उसके रेस्पेक्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या दे सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे सकता है, और ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। तो यहां से अगर हमने समझा तो इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो सकता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल है, लॉजिकली आपने डिराइव किया है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर होगा। ऊपर वाली कंडक्टिविटी कौन सी है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नीचे वाला कौन सा है, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, जो कि 100% डिसोसिएशन पे ही आ सकता है। इस रेशियो को आप मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में लिखो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की टर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, अच्छा यहीं से हम फोर्थ एप्लीकेशन भी बना देते हैं और फोर्थ एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन को मिला के क्वेश्चन हम कंबाइन करेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन पता है, दे रखा है आपको। कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ आपको क्या पता चल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता चल गया। तो कॉन्सेंट्रेशन पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको पता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। जैसे मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कौन है, AB, तो AB एक्वस स्टेट में क्या करेगा, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में डिसोशिएट होगा। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, C, तो शुरुआत में A प्लस और B माइनस कितने होंगे, 0 0, आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ रहा हूं और आपको ऑलरेडी पता है कि AB टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आने वाला है। मान लेते कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो कितने मोल यहां पे डिसोशिएट होंगे, C अल्फा। तो C में से अगर C अल्फा जाएगा, एक मोल से कितना बनता है, 1 मोल और 1 मोल, तो C अल्फा मोल डिसोशिएट होंगे तो उसके कितने बनेंगे, C अल्फा और C अल्फा। बाकी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना आता है, यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा, A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय AB का कॉन्सेंट्रेशन, हर किसी में रेज़ टू पावर 1 है क्योंकि सभी के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही दे रखे हैं। कितना हो गया ये, C अल्फा C माइनस C अल्फा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 कंसिडर कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। C आपको पता है, अल्फा आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी थी और अल्फा आपने कैसे निकाला, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर निकालना है। तो फोर्थ एप्लीकेशन को क्या दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इन दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगा। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे। फिर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो आप इस वैल्यू से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एसिटिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और इस इंफॉर्मेशन से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपने निकाल लिया तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि Ka की वैल्यू निकाल के देनी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है 387 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस क्या होता है बेटा? पर ओम। तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अपनी यूनिट्स में एकदम बढ़िया से दे रखा है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर क्या बोल रहा है कि सिमिलर टेम्परेचर, मतलब कि बाकी की कंडीशंस चेंज नहीं कर रहा है। सिमिलर टेम्परेचर पे अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01 मोलर, तो उस समय पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी आती है 55 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.001 मोलर और यहां पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी आती है 55 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, बड़ी आसानी से आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया है तो इस पर्टिकुलर एसिड का इसी टेम्परेचर पे डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो पहला हो गया अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कितना हो जाएगा? 55 डिवाइडेड बाय 387। दोनों की यूनिट्स आपको सेम दे रखी है, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहां से अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ये करीब करीब आएगा अपने पास 14.2%, या स्कोर क्या बोल सकते हैं 0.142। परसेंटेज में निकालना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज में नहीं निकालना है तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.142। अब 0.142 वैसे तो क्या होता है 14.2%, मतलब कि 10% से ज्यादा है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सीखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 10% से ज्यादा आता है या 10% के इक्वल भी आता है तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 1 के कंपैरिजन में हमें नेग्लेजिबल नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अज्यूम अल्फा टू बी नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू 1। तो सेकंड क्वेश्चन निकाल लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? एसिटिक एसिड है, ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? एसिटेट आयन बनाएगा प्लस H+ आयन बनाएगा। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C, तो इनिशियली ये कितने होंगे 0। C में से अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो कितने मोल डिसोशिएट होंगे? C अल्फा डिसोशिएट होंगे। तो यहां पर भी इनके मोल कितने बनेंगे? C अल्फा, क्योंकि सभी के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है? 1। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड उसको मैंने क्या बोल दिया? Ka का वैल्यू कितना हो जाएगा? C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। C से C कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस अल्फा को 1 ही कंसिडर करना है, तो ये कितना हो गया? C अल्फा स्क्वायर। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.001 मोलर और अल्फा आपके पास है 0.142। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कॉलरोच लॉ का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी काफी कम हो। सॉल्ट मतलब कि यूं मान लो कि नेग्लेजिबली सॉल्युबल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल बताओ, जैसे आपको पता ही है कि AgCl के बारे में आप क्या बोलते हो कि AgCl पानी में प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है, AgCl पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि AgCl पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। जितना भी सॉल्युबल होता है उस सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं? S। किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में इंडिकेट किया जाता है, मोल अपॉन लीटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है? S। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो एक टाइप का ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ही हो गया कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर सॉल्ट की पानी में सॉल्युबल है, चाहे आप उसमें आप सॉल्ट कितना ही मिलाओ लेकिन इतना ही मोल पर लीटर के हिसाब से वो डिसॉल्व होगा। अब अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू आ गई तो इस सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो? KSP का वैल्यू, मतलब कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हो। कॉलरोच लॉ का एप्लीकेशन है तो कॉलरोच लॉ में आपको क्या दिया जाता है? मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर बात है तो क्या मिलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, या मोलैरिटी की जगह क्या लिख देता हूं? कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन अपने पास सॉल्ट की होती है किसमें होती है बेटा? मोल पर लीटर। ठीक है, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए? करीब करीब 0,
तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? हाईएस्ट, और उसी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? एक तो कब हो सकती है कि नॉर्मल सॉल्ट सॉल्यूशन हो और उसमें हम पानी मिला दें खूब सारा, 10,000 20,000 30,000 लीटर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें। और एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? कि हम नॉर्मल सॉल्ट नहीं लें। कौन सा सॉल्ट लें? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में कितना सॉल्ट वहां पर एक्चुअली में डिसॉल्व होता है? नेग्लिजिबल। और उस नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या बोलते हो? सॉल्युबिलिटी बोलते हो। तो ये फॉर्मूला अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का बन सकता है। कब बन सकता है? K × 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन जीरो, मतलब कि किसकी बात कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी की। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, और उस नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी पे जितनी भी मोलर कंडक्टिविटी आएगी उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूले में आपको क्या पता होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, कंडक्टिविटी पता होगा, 1000 आपके पास लिखा हुआ है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू किस में आएगी बेटा? मोल पर लीटर में। सॉल्युबिलिटी पता चल गया तो आप क्या पता कर सकते हो? किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP का वैल्यू। KSP मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी के ऊपर एक बेस्ड अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन किस तरीके से करना पड़ेगा ये भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन में अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि AgCl आपको जितना मिक्स करना है कर लो, इससे ज्यादा ये मिक्स नहीं होने वाला, इससे ज्यादा ये सॉल्युबल नहीं होने वाला है। मतलब कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात है एक तरीके से, और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी की बात करते हैं। AgCl के आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसकी कंडक्टिविटी स्लैश कंडक्टेंस एक ही बात है। कब एक ही बात होती है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस? जब ऑल L और A का वैल्यू कितना हो जाए? 1 यूनिट हो जाता है। तो कभी भी आपको कंडक्टिविटी बोला जाए, कंडक्टेंस बोला जाए, एक ही बात होती है। यूनिट से आपको पता चल जाएगा। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? पर ओम पर सेंटीमीटर। सीमेंस पर सेंटीमीटर में दे रखी है। सीमेंस अपने पास क्या होता है? पर ओम ही होता है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl का 2.16 × 10⁻⁶। अब यहां पे समझना, क्योंकि आगे भी मुझे कुछ दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, ऐसा सोच के देखना कि अगर मान लीजिए कि NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है, तो NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 50। तो बताइए 50 कंडक्टिविटी किसकी है? NaCl की है या सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन की है? तो ऑफ कोर्स उसने बोला हुआ ना कि सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है? 50। NaCl इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी होगी? 50 से कम। लेकिन हम हमेशा 50 मान के चलते हैं, क्यों बताओ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो गई तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन होगा? NaCl प्लस वाटर। हमें पता है कि वाटर की कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल ही होती है, इसीलिए वाटर की कंडक्टिविटी को नेग्लिजिबल मान के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अपन सारी की सारी वैल्यू किसको दे देते हैं? NaCl को। तो NaCl का भी क्या बोल देते हैं? 50, और सॉल्यूशन ऑफ NaCl उसका भी क्या बोल देते हैं? 50। ऐसा नहीं करना चाहिए, कर देते हैं, आंसर फिर भी सही आता है। यहां पर इसकी पहली बार जरूरत पड़ेगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 2.16 × 10⁻⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर, और यह भी बता रखा है कि यह सैचुरेशन या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो वाटर आपने यूज किया है उस वाटर की कंडक्टिविटी भी दे रखी है। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से वाटर की कंडक्टिविटी माइनस करेंगे तो आपके पास AgCl सॉल्ट की कंडक्टिविटी आएगी। पहला तो ये हो गया, AgCl सॉल्ट की कंडक्टिविटी आपके पास है। AgCl सॉल्ट के अंदर Ag प्लस और Cl माइनस आयन होंगे। इन दोनों आयंस की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। आयंस की कंडक्टिविटी से आप क्या निकाल लोगे? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू भी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी है, तो क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक एक करके निकालते हैं। अब ये हटा देता हूं मैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से वाटर की कंडक्टिविटी माइनस करनी है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर वाटर की कंडक्टिविटी दे रखी है तो माइनस कर लो ताकि AgCl का ही कंडक्टिविटी वहां पर रहे। तो AgCl का कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा? 2.16 × 10⁻⁶ माइनस 0.16 × 10⁻⁶। अब आप खुद देखो,
पहली बात तो AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ही कितनी कम है, 10⁻⁻⁶ में। क्यों है? क्योंकि AgCl पानी में बहुत ही नेग्लिजिबल सॉल्युबल होता है। Ag+ और Cl- फ्री आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम अवेलेबल होगी, और इस बहुत ही कम कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में भी वाटर का कंडक्टिविटी क्या दे रखा है, और ही नेग्लिजिबल दे रखा है। इसीलिए वाटर की कंडक्टिविटी सवालों में हम प्लस माइनस कभी ज्यादा करते नहीं है। फिलहाल बताइए AgCl का कंडक्टिविटी क्या आ गया, 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ सीमेंस, मतलब होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको Ag+ एंड Cl- का दे रखा है, तो AgCl का कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ मल्टीप्लाइड बाई AgCl के अंदर Ag+ कितना होगा, 1 प्लस 1 ही Cl- होगा, मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- कितना आ जाएगा बेटा, 50 + 150 कितना हो गया, 200 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, किसकी टर्म में, मोलैरिटी के टर्म में, और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच करना चाहिए ताकि मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट वैल्यू को अप्रोच करे, और इसी को अपन क्या लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ऑलमोस्ट 0 ही होता है। बताइए सॉल्युबिलिटी S का वैल्यू कितना आ जाएगा, K × 1000 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, K क्या है, 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, 100, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁵ मोल पर लीटर। AgCl सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी आपके पास आ चुका है 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब आपको क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, हटा देता हूं ये वापस से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो AgCl की बात करूं, AgCl सॉलिड है, वाटर में अगर आप इसे मिक्स करोगे तो AgCl वाटर में थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा, जितना भी डिसॉल्व होगा उसकी वजह से क्या बनेगा, Ag+ aqueous + Cl- aqueous। कितना डिसॉल्व होगा, लेट अस से कि सॉल्युबिलिटी एज डिसॉल्व होगा, कितना दे रखा है, कितना भी दो, उससे क्या मतलब है, बाकी तो कुछ काम नहीं आ रहा है, कितना डिसॉल्व हो रहा है, लेट अस से कि S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है। तो S मोल पर लीटर अगर डिसॉल्व हो गया तो एक से कितना बनता है, एक, तो ये भी कितना बनेगा, S और S। KSP क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, और रेज़ टू पावर में क्या आता है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Ag+ और Cl- की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है 1। आगे बताओ, Ag+ S और ये भी कितना है, S, तो कितना हो गया, S²। तो KSP का वैल्यू है S² और S की वैल्यू आपने अभी निकाली है, सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻⁵, तो KSP का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 10⁻⁻10। AgCl के KSP की वैल्यू आ गई 10⁻⁻10। काफी इजी था। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बैटरी या कमर्शियल सेल। ये टॉपिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कितने टाइप की बैटरीज होती है और हर टाइप की बैटरी के क्या एग्जाम्पल है, ये सारा हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, JEE मेन में भी आ सकता है। साथ ही साथ जो भी बैटरी का एग्जाम्पल आएगा उसमें अगर बैटरी को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इन तीनों को अगर आप पता रखोगे तो सेल की रिएक्शन तो हम खुद भी लिख लेंगे। सही है। बैटरी बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनिक सेल ही होता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया जा सकता है। बैटरी अपने पास दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी बैटरी और एक होता है सेकेंडरी बैटरी या प्राइमरी सेल उसको बोल सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी का जो क्लासिफिकेशन है एक बहुत ही सिंपल बेसिस पे है। प्राइमरी बैटरी वो होता है जिसको एक ही बार हम यूज कर सकते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आप बैटरी को यूज कर रहे हो, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को इससे चला रहे हो, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद आप इसे फर्दर चार्ज करके वापस यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी होगा।
तो अगर प्राइमरी का डेफिनेशन आपको पता है या प्राइमरी का कंसेप्ट आपको पता है तो सेकेंडरी का कंसेप्ट अपने आप ही पता चल गया। ये अगर नॉन रिचार्जेबल है तो सेकेंडरी बैटरी कैसा होगा, रिचार्जेबल। सेकेंडरी बैटरी को मल्टीपल यूज किया जा सकता है क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद आप उसे चार्ज कर सकते हो। अच्छा, एक और यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर प्राइमरी बैटरी का सिंगल यूज है तो ये सस्ता ही होता होगा, और सेकेंडरी बैटरी को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो चार्ज करके वापस से, तो महंगा होता होगा। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी बैटरी पे आते हैं। प्राइमरी बैटरी के अपने पास एग्जांपल क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं किसको क्या बोलेंगे, नॉन रिचार्जेबल, और क्या बोल सकते हैं कि सिंगल यूज। एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद यूज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी सेल के अपने पास एग्जाम्पल होंगे, एक होता है ड्राई सेल और इसको क्या बोलते हैं, लैक्लांश सेल। एक और एग्जांपल होता है मरकरी सेल। ड्राई सेल का जो पोटेंशियल है वो करीब करीब 1.5 वोल्ट के आसपास मिलता है और मरकरी सेल का पोटेंशियल 1.35 वोल्ट के आसपास मिलता है। ज्यादा पोटेंशियल आपको किससे मिल रहा है, ड्राई सेल से। तो ड्राई सेल का जो यूज होता है क्लॉक्स के लिए किया जाता है। जो वॉल क्लॉक होती है इसमें जो सेल अपन यूज करते हैं दैट इज ड्राई सेल। और अगर आपको पोटेंशियल थोड़ा कम चाहिए, लो पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हियरिंग एड, कान की जो मशीन आती है, या फिर रिस्ट वॉचेस के अंदर भी जो सेल होता है काफी छोटा होता है, मिनिएचर सेल होता है, वहां पर अगर लो पावर की रिक्वायरमेंट है तो वहां कौन सा सेल यूज करते हैं, मरकरी सेल। मरकरी सेल का पोटेंशियल आप देख लो, ड्राई सेल का पोटेंशियल देख लो, दोनों की रिक्वायरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट में होती है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और नोटिस करना सेल के बारे में कि अगर किसी सेल की रिएक्शन में सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हो, अगर किसी सेल की रिएक्शन में सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हो तो सेल का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कांस्टेंट ही होगा। किस तरीके से, ईएमएफ की वैल्यू या सेल पोटेंशियल की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन से। तो नस्ट इक्वेशन लिख देते हैं और फिर पता करते हैं कि अगर यहां पे सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो क्या सेल पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट आता है। नस्ट इक्वेशन अपने पास क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन क्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है ये तो फिक्स होती ही है। ई नॉट सेल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि सेल रिएक्शन में कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ठीक है, कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट पे डिफाइन करते हैं। तो ई नॉट सेल का वैल्यू तो कैसा होगा, फिक्स। और ई सेल का वैल्यू जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है ई सेल का वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर किसी सेल की रिएक्शन में सारी की सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो तो उसका ई सेल मतलब कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आनी है, कांस्टेंट। अब आगे बताना कि अगर सारी की सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होंगी तो उनकी एक्टिविटी कितनी होगी, 1। और अगर उनकी एक्टिविटी 1 होगी तो रिएक्शन क्वोशिएंट Q का वैल्यू क्या होगा, 1। रिएक्शन क्वोशिएंट Q बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के जैसा ही होता है, बस वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं होती है, किसी भी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन यहां पर सेल रिएक्शन में अगर सारी स्पीशीज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगी तो सबका एक्टिविटी 1 पुट होगा। 1 पुट होने की वजह से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। और Q का वैल्यू 1 आ गया, दैट मींस ln Q कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो E सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, E नॉट सेल के बराबर। और E नॉट सेल अगर हमेशा फिक्स है तो सेल पोटेंशियल भी कैसा होगा, फिक्स। ये पॉइंट भी हमें नोट करके रखना है। तो बेसिकली पॉइंट अपने पास क्या बन गया, if all species present in cell reaction, if all species present in cell reaction are pure solid or pure liquid, then cell potential is always constant। आगे जितने भी प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल हम पढ़ेंगे तो उन सारे सेल में आप सेल रिएक्शन को नोटिस करना
और सेल रिएक्शन को नोटिस करने के बाद ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन सेल में जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। प्राइमरी सेल में सबसे पहला सेल अपने पास होता है ड्राई सेल, और ड्राई सेल को और क्या बोलते हैं हम, लैक्लांज शेल। लैक्लांज शेल में अपने पास कैथोड क्या है, एनोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है, ये हमें याद रखना है। कई बार बता चुका हूं मैं, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको पता होगा तो आप क्या बता सकते हो, सेल का रिएक्शन क्या होगा उसको बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो लैक्लांज शेल का कंस्ट्रक्शन आप देखना, लैक्लांज शेल में या ड्राई सेल में एनोड अपने पास होता है जिंक का, एनोड होता है जिंक का। कैथोड अपने पास होता है कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड यहां पर बेसिकली सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कार्बन इलेक्ट्रोड फिर कैसा हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। केवल ये इनर्ट इलेक्ट्रोड सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है या इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। असली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड। और इस पर्टिकुलर ड्राई सेल में अपने पास इलेक्ट्रोलाइट होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है यहां पे ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पे ध्यान दो, अमोनियम क्लोराइड बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, NH3 वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, एसिडिक। तो यहां पर इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन अपने पास कैसा हो गया, एसिडिक। कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट आपने देख लिया, अब केवल सेल रिएक्शन बनाना बाकी है, तो सेल रिएक्शन भी बना देते हैं। एनोड पे अपने पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जिंक है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जिंक 2+ आयन बना लेगा। कैथोड, कैथोड बेसिकली किसका है, कार्बन का है, लेकिन कार्बन यहां पे कैसे एक्ट करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड के जैसे एक्ट करेगा, खुद सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, MnO2। अब MnO2 पे ध्यान देना, यहां पर मैं पहले इसका हिंट लिखता हूं, हिंट लिखने के बाद एक्चुअल रिएक्शन लिखूंगा। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां चली जाएगी, +3 में। ये पर्टिकुलरली आपको याद रखना ही है कि इस पर्टिकुलर ड्राई सेल में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से रिडक्शन होके कहां तक चली जाती है, ये केवल हिंट है। अब एक्चुअल रिएक्शन देखो, +4 मतलब कि क्या प्रेजेंट है, MnO2 सॉलिड। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से जो कंपाउंड अपने पास बनता है दैट इज MnOOH। O का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, -2। OH का कितना होता है, -1। टोटल मिला के कितना हो गया, -3। तो Mn के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। और देखो यहां पर ये जो H आया है ये बेसिकली आता कहां से, NH4+ से। तो क्या लिख सकता हूं यहां पर, NH4+ एक्वस आयन, H+ अगर उसको दे दिया तो बाकी क्या बचा अपने पास, NH3। तो कैथोड और एनोड का यही दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन है। सेकंड आ गया मरकरी सेल। मरकरी सेल में एनोड की अगर बात करें तो एनोड होता है जिंक मरकरी का अमलगम होता है। मरकरी के साथ अगर किसी मेटल का अलॉय बनाया जाए ना एक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम ही बोलते हैं। और कैथोड, कैथोड होता है मरकरी ऑक्साइड सॉलिड। जिंक अमलगम भी कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। एनोड और कैथोड आपको पता चल गया। इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है। इलेक्ट्रोलाइट अपने पास होता है स्ट्रांगली बेसिक KOH और बेसिकली ZnO। ये यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तीनों पता चल गए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इस बात को यूज करके अब हम यहां पर मरकरी सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाफ सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। हाफ सेल को कंबाइन करते हुए कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये सारा नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं मैं। और यहां पर जो सेल का आप रिएक्शन लिखोगे मरकरी सेल का, उसको किस में बैलेंस करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या ले रखा है, KOH। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक अमलगम की, सॉलिड। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2+ मतलब क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड।
ठीक है, जिंक 2+ क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। जिंक 2+ को आप बोलोगे सर ये तो एक्वस स्टेट में चला गया, जबकि आपने तो बोला है कि इन दोनों सेल में सारी चीजें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड में मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी, ZnO मिला है। आगे बताते हैं। अब बात आ जाती है कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, HgO का। Hg किस में प्रेजेंट है, +2 में। तो ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन खाने से आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी। सॉलिड में नहीं होता, प्योर लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है। बाकी आप चाहें तो इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। किस में बैलेंस करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद आप देखोगे कि जब सेल रिएक्शन आएगी तो सेल रिएक्शन में आपको प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड ही मिलने वाला है। जैसे मान लो कि फर्स्ट रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो क्या बनेगा, ये एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। हाफ रिएक्शन मेथड जो यूज करते हैं हम, ZnO। तो इधर कितना आ गया बेटा, H2O। यहां कितना आ गया, 2H+। 2OH- और ऐड कर देता हूं, 2OH- और ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो गया, 2 वाटर। यहाँ पे 1 वाटर है, तो यहां कितना बचेगा, 1 वाटर, और यहां कितना बचेगा, 2OH-। तो सारा ही हटा देता हूं, तो 2OH- एक्वस प्लस 1 वाटर। वाटर क्या होता है अपने पास, प्योर लिक्विड। और यहां पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब आप सोच रहे कि सर 2OH- आ तो गया, वो अपने आप ही कंप्लीट सेल रिएक्शन में कट जाएगा। अगली देखो आप, HgO सॉलिड, और इससे क्या बन रहा है अपने पास, Hg प्योर लिक्विड। तो यहां पर जो सेल रिएक्शन आएगी अपने पास, बेसिक मीडियम में सीधा बैलेंस कर रहा हूं मैं, प्लस 2OH- एक्वस। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन खाए हैं, 2। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 2OH- और 2OH- चला गया। सिमिलरली H2O और H2O भी चला गया, तो बाकी क्या बचा, जिंक अमलगम बच गया सॉलिड में, प्लस HgO सॉलिड हो गया। उधर क्या हो गया अपने पास, ZnO सॉलिड प्लस मरकरी लिक्विड। कंप्लीट सेल रिएक्शन में देख लो, या तो जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है या जिंक प्रेजेंट है, या मरकरी ऑक्साइड प्रेजेंट है या मरकरी प्रेजेंट है, और सारे के सारे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड स्टेट में ही हैं। अगेन यहां पर भी सेल का जो EMF है या सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, प्राइमरी सेल के अपने दोनों एग्जाम्पल देख लिए। प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होता है, एक बार ही आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद सेल जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा फेंकना पड़ेगा। प्राइमरी सेल के 2 एग्जाम्पल थे, एक तो ड्राई सेल था और दूसरा अपने पास कौन सा है, मरकरी सेल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल पे। सेकेंडरी सेल के भी 2 ही एग्जाम्पल है, और सेकेंडरी सेल की खास बात क्या होगी कि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है और मल्टीपल यूज आप इसका कर सकते हैं। सेकेंड हो गया सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। पहली बात तो सबसे खास बात क्या हो गई कि मल्टीपल यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है। इसके 2 एग्जांपल, एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होता है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी की अपेक्षा काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन कीमत भी इसकी ज्यादा होती है। और लेड स्टोरेज बैटरी भी रिचार्जेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो इसका यही हो गया कि लेड स्टोरेज बैटरी आपको डेली लाइफ में यूज करने के लिए मिलता है। जहां पर भी इन्वर्टर आपने देखा ना, तो इन्वर्टर में क्या करते हैं कि जब घरों में लाइट आती है तो उससे बैटरी चार्ज हो जाती है, लाइट चली जाती है तो उसी बैटरी से जितना भी करंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने घर के इंस्ट्रूमेंट चला लेते हैं अपन। और उस लेड स्टोरेज बैटरी का ही यूज इन्वर्टर में होता है। कार बैटरी में भी किसका यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी का। दोनों जगह आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ ऐसी बैटरी चाहिए होती है जिसको सिंगल यूज के बाद थ्रो ना करना पड़े। रिचार्जेबल बैटरी होती है, मल्टीपल यूज किया जा सकता है और वहां से जो पावर आपको मिलती है ना, वो पावर भी बहुत ही ग्रेटर अमाउंट में मिलती है। निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी की अपेक्षा ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा महंगा भी होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी दोनों का कैथोड, एनोड और सेल रिएक्शन हमको देखना है। लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इन्वर्टर में यूज होता है, बैटरी में, कार बैटरी में यूज होता है। लेड स्टोरेज बैटरी की अगर बात करें, लेड स्टोरेज बैटरी, तो यहां पर अपने पास कैथोड और एनोड की बात होगी।
कैथोड होता है पीबी सॉलिड, लेड सॉलिड का, सॉरी एनोड होता है पीबी सॉलिड। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, पीबी यहां पर एलिमेंटल स्टेट में दे रखा है, तो जीरो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कहां चला जाएगा, Pb2+ में। सेल रिएक्शन का अंदाजा ऐसे ही लग जाएगा आपको। सिमिलरली अपने पास जो कैथोड है, यहां पर PbO2 कैथोड का मटेरियल है, पीबी इसमें क्या है +4 में, पीबी का +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होता है, तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के किसमें चला जाएगा, Pb2+ में। ये 2 इलेक्ट्रॉन देके Pb2+ में चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के Pb2+ में चला जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट यहां पे होता है H2SO4, और जो H2SO4 यहां पर है ये एक्चुअली में 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन होता है, मतलब कि 30% इसमें क्या है H2SO4 है, बाकी का 62% क्या होगा, वाटर ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट अपने पास है कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड बोलो या डाइल्यूट बोलो, मैंने तो यहाँ पे इसकी जो पर्टिकुलर वेट बाय वेट में परसेंटेज दे रखी है वो फिक्स कर दी है, 38% ही आपको यूज करना है। पीबी का एनोड है और PbO2 का यहाँ पर कैथोड है। सेल रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान होगा। बताइए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पीबी ने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Pb2+, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब Pb2+ तो आपने बेसिकली आयन लिखा है ना, लेकिन कंपाउंड क्या बनेगा, PbSO4, क्योंकि यहां पर H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो आप इसको कंप्लीट लिख दो PbSO4। बैलेंस करने के लिए आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा, SO4 2- आयन। आगे कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड किसका है, PbO2 सॉलिड, +4 में है, 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो किस में चला जाएगा, +2 में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहां कितना आ जाएगा 2H2 और इधर कितना आ जाएगा बेटा 4H+। अगेन Pb2+ आयन जो है इसको वापस से आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, PbSO4 रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि Pb2+ इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में से SO4 2- के साथ रिएक्ट करके PbSO4 सॉलिड बना लेगा, तो PbSO4। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सल्फेट आयन। कैथोड और एनोड का आपने कंप्लीट रिएक्शन लिख दिया है। अब कैथोड और एनोड की रिएक्शन को अगर आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सेल रिएक्शन मिल जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर अपने पास क्या है, Pb सॉलिड एंड PbO2 सॉलिड, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड। आगे बताइए 4H+ है और सल्फेट आयन अपने पास कितने हैं, 2 हैं। H+ और सल्फेट आयन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड के सामने क्या लिखा हुआ, एक्वस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर प्योर नहीं है, प्योर लिक्विड नहीं है, 38% सॉल्यूशन है बस। बाकी क्या बन गया, PbSO4 प्लस PbSO4, 2PbSO4 सॉलिड, और बाकी क्या है 2 वाटर। तो यहां पर Pb हो गया, PbO2 हो गया प्योर सॉलिड, PbSO4 हो गया प्योर सॉलिड, और H2 हो गया प्योर लिक्विड। लेकिन H2SO4 यहां पे किस में लिखा है, एक्वस। तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो लेड स्टोरेज बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टाइम के साथ वैरी कर सकता है। साथ ही साथ लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब कि जब आप इसे यूज कर रहे हो, तो यूज कर रहे हो मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको देखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखनी है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहां से रिलीज होने वाली गिब्स फ्री एनर्जी को ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है जब आप यूज कर रहे हो, जब ये लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तब बताइए H2SO4 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। H2SO4 is consumed। और अगर मान लीजिए कि आप इसे चार्ज करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं मतलब बैकवर्ड देखना पड़ेगा, तो PbSO4 प्लस वाटर मिला के ये इनिशियल रिएक्टेंट बना लेंगे, लेकिन चार्ज करने के लिए आपको एक्सटर्नल करंट यहां से सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसे चार्ज करते हो तो चार्ज में क्या होता है बेटा, नॉट इन यूज। चार्ज कर रहे हो तो आप बेसिकली यहां पे करंट सप्लाई कर रहे हो और ये बैटरी चार्ज हो रही है, आप इसका यूज नहीं कर सकते, इसमें से करंट निकाल नहीं रहे हो। तो जब आप इसे चार्ज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में आपने कैथोड एनोड का रिएक्शन देख लिया। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है
कैथोड और एनोड की रिएक्शन को कंप्लीटली कंबाइन करके सेल रिएक्शन बना दिया। सेल रिएक्शन बनाने के बाद आपको पता चल गया कि जब आप इसे चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो कौन सी कंडीशन में H2SO4 बनेगा और कौन सी कंडीशन में H2SO4 कंज्यूम होगा। अगला अपने पास सेकेंडरी बैटरी में आता है निकल कैडमियम बैटरी। ये लास्ट है अपने पास। निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। निकल कैडमियम बैटरी में कैथोड और एनोड क्या होता है? निकल कैडमियम बैटरी, एनोड की बात करें अगर तो एनोड होता है कैडमियम का, और अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड सॉलिड, और ये भी सॉलिड। कैडमियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, 0 से +2 में चला जाएगा। यहां पर निकल +3 में है, और आप सबको पता है कि निकल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? +2। तो +3 से +2 में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। तो एनोड की रिएक्शन लिखो आप, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ये भी लिख लेता हूं पहले मैं। इलेक्ट्रोलाइट यहां पे कोई भी बेसिक सॉल्ट आपको चलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि KOH। अब बताइए, ऑक्सीडेशन होगा तो CD सॉलिड से क्या बनेगा? CD2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे CD2+ मत लिखो, क्योंकि CD2+ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के OH- आयन के साथ रिएक्ट करके CdOH होल ट्वाइस बना लेंगे। रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन आप इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको आप थोड़ा सा तरीके से लिख रहे हो, एक्चुअली में जो मिलता है सेल में उसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? CdOH होल ट्वाइस। तो बैलेंस अगर आप इसे करोगे तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? 2OH-। कैथोड पे देखो तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो NiOH होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस सॉलिड। निकल +3 में है, कहां चला जाता है? +2 में। तो NiOH होल ट्वाइस बन जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन खाया है इसने। बैलेंस करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1OH- एक्वस। और कैथोड और एनोड की अगर रिएक्शन को आप कंबाइन करके सेल रिएक्शन बना सकते हैं। सेल रिएक्शन बनाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां कितना हो जाएगा? 2OH विल कैंसिल आउट 2OH। तो बाकी जो स्पीशीज यहां पे बचेंगी, कैडमियम बचेगा, निकल के कंपाउंड बचेंगे, और कैडमियम का कंपाउंड भी यहां पे होगा। सारे के सारे प्योर सॉलिड स्टेट में ही होंगे। तो सभी अगर प्योर सॉलिड स्टेट में है तो इनकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इस सेल का सेल पोटेंशियल भी कैसा आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, चारों टाइप के सेल देख लिए। प्राइमरी सेल में अपने पास 2 एग्जांपल थे, कौन कौन सा? ड्राई सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल में अपने पास 2 एग्जांपल थे, कौन कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा निकल कैडमियम बैटरी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फ्यूल सेल। तो फ्यूल को बेसिकली हम क्या करते हैं? नॉर्मली फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होता है। फ्यूल में क्या क्या कंसिडर किया जा सकता है? जैसे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बर्न करना, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ही अनकंट्रोलेबल और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस को कंबस्ट करवाओगे तो सीधा ब्लास्ट होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि फ्यूल में अपने पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LNG, CNG या LPG जो गैस है, ये सारा बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। और हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, कंबशन करवाओगे तो CO2 + H2O + हीट आपको मिलेगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि फ्यूल की बर्निंग से आपको हीट मिलती है, मतलब कि फ्यूल का बर्निंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और इसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करते हुए हम यहां पर हीट प्रोड्यूस ना होने दें, उल्टा यहां से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? फ्यूल सेल बेसिकली। नॉर्मली अभी हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल से? तो थर्मल पावर प्लांट में यही होता है। थर्मल पावर प्लांट का कंसेप्ट क्या होता है कि फ्यूल को बर्न किया जाता है। फ्यूल को बर्न करने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट मिलता है। उस हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, गर्म करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यह स्टीम किसी मैकेनिकल टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। ऐसा करने से टरबाइन रोटेट करती है, और टरबाइन रोटेट करती है तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
काफी लंबी प्रोसेस है और एनर्जी की कन्वर्जन की काफी सारी स्टेप्स हैं, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 40% ही होती है। मतलब जितना एनर्जी आप प्रोवाइड करवा रहे हो ना, उसका केवल 40% एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बाकी 60% वेस्टेज हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की प्रोसेस में काफी ज्यादा कन्वर्जन स्टेप है। सबसे पहला तो क्या हो गया कि फ्यूल को बर्न करके आपने हीट मिला, हीट को आपने फिर क्या किया, वाटर को गर्म करके स्टीम बनाने में यूज लिया। अब स्टीम बन गया, स्टीम ने क्या किया बेटा, मैकेनिकल टरबाइन पे स्ट्राइक होके मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया और ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेटअप का एफिशिएंसी काफी कम आता है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो बीच की सारी स्टेप्स है ये हटा दें, इसका मतलब क्या करें कि फ्यूल्स के कंबशन की जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो सीधा हम सेल के अंदर करवाएं। तो सेल के अंदर करवाने से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो भी केमिकल एनर्जी होगी वो सेल डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। और ऐसा करने से फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट से काफी ज्यादा आती है। यहां पर जो एफिशिएंसी आती है अराउंड 70% आती है। तो फ्यूल सेल का डिजाइन कैसा हो सकता है? फ्यूल सेल मतलब कि बेसिकली गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो सेटअप कुछ ऐसा होगा कि कंटेनर लिया, इधर भी इधर इन दोनों को ओपन करके रखा, फ्यूल आ रहा है, लेट अस से कि हाइड्रोजन गैस इधर से आ रही है और ऑक्सीजन गैस इधर से आ रही है। अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट नहीं करवाना है। रिएक्ट अगर करवा देंगे तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा और H2O बनने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। हमें हीट नहीं चाहिए, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो हमें दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट भी रखना पड़ेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। दोनों इलेक्ट्रोड पे कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा, एक जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जगह कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, करंट। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो ये मैंने इलेक्ट्रोड बना दिया। इलेक्ट्रोड कैसा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन गैस से तो आप इस सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन गैस से भी सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेट अस से कि ये इलेक्ट्रोड अपने पास किसका है, प्लैटिनम का, कोई दिक्कत नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। यहां बीच में हम क्या फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अपने पास बेसिकली क्या हो सकता है, एसिडिक वाटर हो सकता है या बेसिक वाटर हो सकता है। अब आप बताना, ये जो सेटअप अपन ने यहां बनाया है, इस सेटअप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कभी मिल रहे हैं क्या, नहीं। तो H2 + O2 दैट इज इक्वल टू H2O, और यहां से क्या निकलेगा, हीट एनर्जी। ऐसी कोई प्रोसेस होगी नहीं। लेकिन जब सेल में आप कंप्लीटली एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन को मिला के जब सेल रिएक्शन बनाओगे तो रिएक्शन वही आएगी, H2 + O2 दैट इज इक्वल टू H2O। लेकिन यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट कंबशन वाली रिएक्शन यहां नहीं होगी। तो एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड हमने किसका बनाया, हाइड्रोजन गैस का। कैथोड किसका बनाया, ऑक्सीजन गैस वाला। तो एक बात बताना, ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। आगे कैथोड की बात करें तो कैथोड में बेटा क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, O2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खा के H2O बनाएगा, क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। यहां पे कितनी है, 0। 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली खा जाएगा, तो क्या बनेगा, 2H2O। यहां पे आ जाएगा 4H+ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन खा गया, 4। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। और O2 का यहां पे जो रिडक्शन हुआ है, O2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.3 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। अब इस रिएक्शन पे ध्यान देना आप, ये जो मैंने सेल कंस्ट्रक्ट किया है इसका E0 सेल क्या होगा, E0 ऑफ या फिर SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड का SRP कितना है, 1.23 वोल्ट, और एनोड का SRP कितना है, 0। तो इस सेल का सेल पोटेंशियल अपने पास कितना आ गया, 1.23 वोल्ट। सेल पोटेंशियल 0 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये सेल वर्क करेगा। सेल वर्क करता, ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मुझे जानता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके H2O बनाती है,
और बस इसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दोनों कैथोड और एनोड की रिएक्शन को आप जोड़ दो तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन के कंबशन की रिएक्शन ही बनेगी। कैसे जोड़ेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कितना हो जाएगा 2h2 4h प्लस, 4h प्लस विल कैंसिल आउट 4h प्लस, तो सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा 2h2 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा O2 और इधर क्या बन जाएगा 2H2O। H2 अपने पास प्योर लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन यहां पे क्या है, गैस है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख लो, यही रिएक्शन हाइड्रोजन के कंबशन की रिएक्शन वाली है, और यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के कंबशन नहीं किया है, कंबशन करवाते तो हीट प्रोड्यूस होता। यहां पर इन दोनों को मैंने फ्यूल सेल में इंसर्ट किया, फ्यूल सेल में इंसर्ट करने की वजह से एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ, और इस कंप्लीट सेल में से जितनी भी स्पॉन्टेनियस एनर्जी रिलीज हुई उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये फायदा है फ्यूल सेल का कि एक ही स्टेप में जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो नॉर्मल अपने पास कन्वेंशनल मेथड है उनके कंपैरिजन में फ्यूल सेल का एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा आता है। और दूसरी बात, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट या कोई भी बाई प्रोडक्ट यहां पे नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ वाटर मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन। हमें ये पता है कि अगर आयरन के ऑब्जेक्ट को ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ओपन एनवायरनमेंट में एयर के जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि वाटर वेपर या ऑक्सीजन, इनकी प्रेजेंस में आयरन रिएक्शन करता है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद आयरन का ऑक्साइड बनता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, कोरोजन या फिर रस्टिंग। और ये प्रोसेस नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस है। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा कि आयरन के ऑक्सीडेशन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव अगर आता है इसका मतलब कि आयरन के रस्टिंग की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ही आयरन ऑब्जेक्ट का रस्टिंग हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले भी बता रखा है और प्रैक्टिकली आपने ये मेथड्स अप्लाई भी कर रखे हैं कि आयरन की सरफेस को ओपन एयर के कांटेक्ट में आने ही मत दो। तो आयरन की सरफेस के ऊपर क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, ऑयल लगाया जा सकता है, ग्रीस लगाया जा सकता है। इससे आयरन एयर के कांटेक्ट में नहीं होगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन या रस्टिंग की कोई बात ही नहीं होगी। एक और मेथड आपको बता रखा है, वो मेथड क्या था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी और मेटल का कोटिंग कर देते हैं। किसी और मेटल का कोटिंग करने की वजह से आयरन की जो सरफेस है अब एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो आयरन का रस्टिंग या आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पहले तो हम रस्टिंग वाले फिनोमेना को देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आयरन का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर आयरन एटम्स है। ऊपर क्या है, ओपन एनवायरनमेंट में H2O वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन क्या करेगा, Fe2 प्लस आयंस बनाएगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो Fe सॉलिड से क्या बन गया, Fe2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है प्लस 0.44 वोल्ट। आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है ये कौन खाएगा, ऑक्सीजन ही तो खाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 0 में। इलेक्ट्रॉन खा के कहां जाना चाहता, -2 में, तभी तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है मतलब कि इसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के लिए आप कैसी इक्वेशन लिखते हो, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनता है 2H2। और यहां पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है 1.23 वोल्ट। तो आयरन की रस्टिंग में बेसिकली ये 2 प्रोसेस हो रही है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। और इन दोनों प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों प्रोसेस को अगर कंबाइन कर दें तो एक कंप्लीट रिएक्शन आ सकती है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों प्रोसेस एक सेल के अंदर हो सकती है तो एक को कैथोडिक हाफ बोला जा सकता है, एक को एनोडिक हाफ बोला जा सकता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो सेल का रिएक्शन बन जाएगा। सेल का रिएक्शन अगर बनेगा तो सेल के रिएक्शन के लिए ई सेल का वैल्यू निकाला जा सकता है, ई सेल के वैल्यू से डेल्टा जी का वैल्यू निकाला जा सकता है। बताइए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, -NF ई सेल।
और अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात है तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब कि सेल काम करता है। सेल काम करने का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियसली होती है। कैसे? ई नॉट सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा या ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात रहेगी तो डेल्टा जी को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और ऑलरेडी हमें यह पता है कि यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है। आयरन की जो रस्टिंग है ओपन एनवायरनमेंट में नेचुरली होता ही है। तो बोलते हैं यहां से हम इसका ई सेल निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे एक सेल का सेटअप नहीं है लेकिन फिर भी अपन कंसीडर कर लेते हैं कि एक सेल की रिएक्शन के जैसे ही इसको माना जा सकता है। तो बताइए यहां से अगर ई सेल आप निकालोगे, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करिए तो ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड, सॉरी एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। रिडक्शन की टर्म में आपको देखना है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, एक तरीके से एनोड। इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या मान सकते हैं, कैथोड। तो कैथोड का एसआरपी ही दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो ये कितना हो गया 1.23 वोल्ट माइनस आगे एनोड का एसआरपी। यहां पर ये कैसे दे रखी है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे रखी है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ई नॉट का वैल्यू दिखाया हुआ है तो ये एक्चुअली में एसओपी दे रखा है। एसआरपी निकालना तो कितना हो जाएगा -0.44। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.67 वोल्ट। 1.67 वोल्ट मतलब कि क्या हो गया, यहां पर इस रिएक्शन को अगर एक सेल के अंदर करवाया जाए तो ये रिएक्शन का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और सभी को पता है कि रिएक्शन ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस है। अब क्या किया जा सकता है, आपको इस आयरन ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करना है ताकि इसकी रस्टिंग ना हो। तो सिंपल सा एक फंडा है कि ये जो आयरन की सरफेस है, इस आयरन की सरफेस को ओपन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में से हटा दो। कांटेक्ट में हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। और एक और फंडा बता रखा था मैंने आपको कि इसके ऊपर किसी और दूसरी मेटल की कोटिंग किया जा सकता है। ये कोटिंग कर दिया मैंने, किसकी, अदर मेटल। ये आयरन ऑब्जेक्ट है, अदर मेटल की कोटिंग जब करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है आपको बता रखा है लेक्चर में। अदर मेटल अपने पास कैसा हो सकता है, अदर मेटल रिएक्टिव भी हो सकता है, अदर मेटल नॉन रिएक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। अदर मेटल अगर रिएक्टिव होगा तो किस तरीके से आयरन के ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और अगर नॉन रिएक्टिव मतलब कि ओपन एनवायरनमेंट में जो एयर के कंपोनेंट है उनके साथ अगर रिएक्ट नहीं करता है तो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए या प्लैटिनम की बात की जाए तो ये तो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ही होते हैं, ये ओपन एनवायरनमेंट में एयर के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर सिल्वर की कोटिंग कर देंगे तो सिल्वर खुद कोरोड नहीं होगा, और साथ ही साथ सिल्वर यहां अगर ऊपर होगा तो आयरन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रिएक्टिव मेटल देख लेते हैं, जैसे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक। और जिंक की कोटिंग अगर हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो एक बात बताना, जिंक की कोटिंग अगर हम कर देंगे आयरन के ऊपर तो जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन ही जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ही जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जिंक तो पक्का ऑक्सीडाइज होगा। जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो थोड़ी देर में जिंक कोरोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहां पर यह बहुत अच्छा फंडा है कि अगर जिंक कोरोड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहां पर जिंक की लेयर नहीं रहेगी, किसकी लेयर हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड की, लेकिन लेयर तो होगी, और लेयर होगी तो आयरन को ये कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। इन एनी केस आयरन का रस्टिंग यहां पर प्रिवेंट हो जाएगा। जिंक होता तब भी कांटेक्ट नहीं आने देगा, और जिंक का कोरोजन हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, तब भी यहां पर जिंक ऑक्साइड की लेयर तो मेंटेन्ड है, आयरन अभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो आयरन अभी भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। और ऐसी मेटल को अपन क्या बोल सकते हैं, या ऐसी मेटल का एक इलेक्ट्रोड अगर अपन इसके ऊपर लगा रहे हैं या कोटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है जिंक, ताकि ये आयरन की
जो ऑब्जेक्ट है उसको कोरोड होने से बचा सके। ठीक है, दोनों तरीके की कोटिंग की जा सकती है। ऐसी कोटिंग जिसमें नॉन रिएक्टिव मेटल, मतलब कि ओपन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के साथ वो रिएक्ट ना करे, या फिर रिएक्टिव मेटल का भी कोटिंग किया जा सकता है। तो रिएक्टिव मेटल एक तरीके से अपने आप को सैक्रिफाइस करके और आयरन के ऑब्जेक्ट को यहां पे बचा लेगा। अगला बात क्या है कि ये जो रिएक्शन आपने लिखा है, एकदम लास्ट पॉइंट है ये जो रिएक्शन लिखा है, इसमें आयरन कहां चला गया, आयरन 2+ में। जबकि आयरन का जब ओपन एयर में ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या मिलता है, Fe3+। कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन पर्टिकुलरली हो रही है। आगे वापस से क्या होगा, Fe2+ का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा O2 की प्रेजेंस में और आपको मिलेगा Fe3+। और Fe3+ बेसिकली कहां होता है, Fe2+ से कहां मिल जाएगा, Fe3+। कब, फर्दर ऑक्सीडेशन में। तो Fe3+ मतलब कि क्या हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड, उसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, और Fe2O3 की प्रेजेंस यहां पे रहेगी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने ये भी देख लिया कि आयरन का कोरोजन किस तरीके से होता है। कोरोजन होता है मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आपने ये साबित करके भी दिखा दिया कि डेल्टा G का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव। और आपने मेथड भी पढ़ लिया कि किस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन को रोका जा सकता है।